दोस्तों, आपका वेलकम करता हूं अपने पहले ब्लॉग में। और हमारा पहला ब्लॉग है अरुणाचल प्रदेश का। हम देहरादून से शुरुआत करते हैं, देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से हम चल पड़ते हैं। हमारा डेस्टिनेशन तो है अरुणाचल प्रदेश, लेकिन ट्रेन का डेस्टिनेशन है आसाम। आसाम का कामाख्या स्टेशन। रास्ते में अलग अलग तरह के मौसमों से हमें रूबरू होने का मौका मिला। हालांकि ट्रेन के अंदर तो एसी थी, लेकिन बाहर कहीं बहुत तेज़ धूप थी और कहीं बारिश भी हो रही थी। जैसे ही हम कामाख्या रेलवे स्टेशन पहुंचे, बारिश शुरू हो गई। जो प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर है वो आसाम के इसी जगह पर स्थित है। पहुंचने के थोड़ी ही देर में हम टैक्सी में रवाना हो जाते हैं अरुणाचल प्रदेश के लिए, जो कि 5 से 6 घंटे का रास्ता है। ना हो गया। जो ड्राइवर था वो बेसिकली बिहार से रहने वाला था, तो उससे काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हुई। उसने काफ़ी सारे बातें वहाँ की हमें बताई। अच्छा, थोड़ी देर पहले एसी के दौर से यहाँ ट्रेन है ना, और ट्रेन का वो हाँ इधर से बहुत पुराना हो गया ना। अच्छा 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 अच्छा। रास्ते में हमने रुककर लंच किया, जिसमें हमने आसामी थाली मंगवाई, और पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई थी और हम थक भी चुके थे, तो ब्लॉग नहीं बनाया, सीधे जाके सो गए। अगली सुबह जब आँख खुली तो पता चला कि हम एक बहुत ही शांत जगह में हैं, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है और तवांग जाने का रास्ता भी यहीं से होके गुजरता है। मौसम काफ़ी ख़राब था और थोड़ी देर बाद बारिश भी शुरू हो गई। यहाँ चारों तरफ हरियाली हरियाली थी और पान और सुपारी के पेड़, हमें लंबे लंबे पेड़ देखने को मिले रास्ते में भी, और जहाँ हम रुके हुए थे वहाँ भी। बहुत सारे बौद्ध मंदिर भी हमें रास्ते में देखने को मिले और काफ़ी धार्मिक लोग यहाँ रहते हैं। तो अभी हम जिस जगह रुके हुए हैं इसका नाम है बलेमू। बलेमू बलेमू पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, और ये जगह बिल्कुल नज़दीक है भूटान के। यहाँ बौद्ध मंदिर हैं, काफ़ी बौद्ध लोग रहते हैं। और यहाँ पीछे नदी है, खैर यहाँ से नहीं दिख रही है। और नदी से अगर पीछे चलें 2-4 किलोमीटर तो भूटान शुरू हो जाता है। और सुबह से तो काफ़ी बारिश पड़ रही थी, लेकिन अभी धूप आ गई है थोड़ी थोड़ी और गर्मी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। हमने जिस हिसाब से सोचा था कि यहाँ ठंड होगी, उस हिसाब से बिल्कुल ठंड नहीं है। ये पीछे हमारा गेस्ट हाउस है जहाँ हम रुके हुए हैं। यहाँ पर एक ऐसा बल्ब टंगा हुआ था जो दिन रात जल रहा था, और जिसको स्टेबल रखने के लिए पानी की बोतल भर के उसमें टांग रखी थी। हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक की। उसके थोड़ी ही देर बाद हमें एक अंकल जी दिखाई दिए, जिन्होंने एक हाथी बनाया हुआ था। हाथी क्यों बनाया है? कुछ विशेष पर्पज से बनाते हैं इसको? हाँ, अच्छा। थोड़ी ही देर में अंकल जी ने हाथी को पूरा सफ़ेद कर दिया था। हाँ, अब अच्छा लग रहा है, पूरा कर दिया अंकल जी ने। हाँ। फिर हमने देखा कि लोगों ने बांस के डंडों पे कुछ वाइट कलर के झंडे जैसे लगा रखे थे, जिनके ऊपर भाला लगाया हुआ था। हमने उनसे पूछा कि ये क्यों लगाया हुआ है, तो उन्होंने बताया कि जिन लोगों की डेथ हो जाती है, उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए जैसे इनको लगाते हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो हॉरिजॉन्टल रस्सी में बांधकर जो झंडे लगाए जाते हैं, वो सुख शांति और समृद्धि के लिए लगाए जाते हैं। थोड़ी ही देर में शाम हो गई थी, तो हमने कुछ फ़ोटोज़ खींचे और गाने गाए। सरफिरा सा मैं मुसाफिर, पाँव कहीं ठहरे न मेरे, फिर मेरी आवारगी को आने लगे ख्वाब तेरे। अगले दिन का मौसम काफ़ी सुहाना होता है और हम निकल जाते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। रास्ते में बहुत खूबसूरत नज़ारे हमें मिलते हैं और एक जगह रुककर हम ठहरते हैं। वहाँ थोड़ा सा हमें काम भी होता है, तो बहुत सुंदर एक शहर का नज़ारा हमें दिखाई दे रहा होता है। हम नज़ारे का आनंद ले ही रहे होते हैं
कि थोड़ी ही देर बाद वहाँ कोहरा छा जाता है और वो शहर जो बहुत सुंदर दिख रहा था कोहरे से ढक चुका था। नॉर्थ ईस्ट में अक्सर मौसम इसी तरह का होता है, यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है और बारिश अक्सर होती ही रहती है, मौसम लगातार बदलता रहता है। हम आगे रास्ते में बढ़े और हमें खूबसूरत खेत दिखाई दिए जो ढलान पे टिके हुए थे। इन खेतों में हमें सबसे ज़्यादा टमाटर की खेती दिखाई दी। बहुत सारे लोग टमाटर तोड़ रहे थे और उन्हें बेचने के लिए भी ले जा रहे थे। और एक दर्दनाक कहानी भी मैं आपको बताता हूँ। ये एक जानवर है, छोटी सा मक्खी से बहुत छोटा, मच्छर से भी बहुत छोटा जानवर है। बहुत एनलार्ज व्यू में आपको दिखा रहा हूँ मैक्रो लेंस से। ये इतना भयंकर जानवर है कि जब ये काट लेता है तो हाथ फिर सूज जाता है। आप मेरे हाथ की हालत देखेंगे तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि जो है कितना मेरा हाथ सूज गया। ये दोनों मेरे ही हाथ हैं। अगर आप भी नॉर्थ ईस्ट की यात्रा करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि पूरे कपड़े पहने, नहीं तो आपका भी यही हाल हो सकता है। यहाँ की भाषा में इसको डामडिम कहा जाता है। रात को खाना खाकर हम अगले दिन अगली डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। इस डेस्टिनेशन का नाम था जंग और आगे की यात्रा हमारी बहुत ही प्यारी रही, बहुत ही मज़ेदार रही। यहाँ हमने एक झरने का दीदार किया, जो कि बहुत खूबसूरत झरना है। उसकी भी सारी वीडियोज़ हम आपको दिखाएंगे। रास्ते में हमने देखा कि बहुत सारे केले के पेड़ थे। जहाँ देखो केले के पेड़, लेकिन इन केले के पेड़ों में कोई भी फल नहीं आता और बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। मुझे लगता है यहाँ सरकार को केले के पेड़ों से बनने वाला जो फाइबर, गत्ता या फिर पेपर बनने वाली जो फैक्ट्री होती है उसको लगा देना चाहिए, ताकि जो है यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिल सके और इन पेड़ों का जो है अच्छा यूज हो सके। खैर, इसके बाद हम आगे बढ़े और आगे रास्ते में हमें कहीं कोहरा मिला तो कहीं बिल्कुल साफ़ मौसम भी मिला। बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे हमें रास्ते में देखने को मिले, बहुत ही खूबसूरत और प्यारे नज़ारे। हम एक जगह रुके और वहाँ हमने सीनरी एंजॉय की। दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं, सुना सुना है जहां, ऐसे में है तू कहाँ, बस इतना मुझे समझा जा। इसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें रास्ते में बारिश भी देखने को मिली और मौसम भी काफ़ी ठंडा हो चला था। हम लगातार ऊंचाई की ओर बढ़ते जा रहे थे और ठंडा भी उतना ही बढ़ता जा रहा था, लेकिन नज़ारे भी उतने ही खूबसूरत होते जा रहे थे। हम लगातार भारत चीन सीमा की तरफ जा रहे थे तो हमें फौजियों के ट्रक भी दिखाई दे रहे थे। आगे उनके टेंट वगैरह भी हमें दिखाई दिए। यहाँ पर हम एक बहुत ही सुंदर जगह पर पहुँच गए थे जिसका नाम था सेला पास या सेला दर्रा। ये है सेला पास। सेला पास 13,700 फीट की ऊंचाई पर, और यहाँ पर एक खूबसूरत सा तालाब और एक खूबसूरत सी पहाड़ी और कुछ कुछ उधर भी है। सेला दर्रा ये बिल्कुल टॉप है, यहाँ तक चढ़ाई थी, अब यहाँ से उतराई शुरू होगी नीचे की तरफ। खूबसूरत सा तालाब। आहा। अब इतनी खूबसूरत जगह थी तो यहाँ पर फोटोग्राफी करना तो बनता था। हमने बहुत सारी फ़ोटो खींची, बहुत एंजॉय किया। ये हमारा साथी था जिसने हमारी फ़ोटो खींची। कुछ हमने सीनरीज़ की फ़ोटो खींची। इस पास का नाम सेला पास क्यों रखा गया ये भी हम आपको आगे बताएंगे। और थोड़े बहुत गीत गुनगुनाने के बाद हम आगे बढ़ गए। क्या मोहब्बत है, क्या नजारा है। आगे बढ़ने पर हमने रास्ते में फौजियों के कैंप देखे और बड़े बड़े बालों वाली गाय यानी कि याक भी देखे। याक को यहाँ के लोग सामान वगैरह ढोने के लिए भी यूज़ करते हैं और शायद कुछ लोग इनका मीट भी खाते हैं। जगह के लिए देखिए यहाँ याक।
खूबसूरत नज़ारे तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हमने बहुत एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कीजिए। चलो चलो, कोई नहीं, अपनी स्पीड से चलो। जंग जंग वेलकम जंग। जंग आ गया क्या? आगे जंग पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई थी, हम थक भी गए थे तो सो गए और सीधे सुबह उठे। फिर सुबह उठने के साथ ही बहुत खूबसूरत सा नज़ारा हमारे सामने था। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो गया था तो हमने सोचा क्यों ना उसी झरने का रुख किया जाए जिसके बारे में हमने यहाँ के लोगों से बहुत सुना कि बहुत सुंदर झरना है। और हमने गूगल मैप पे सर्च किया तो हमने देखा कि ये लगभग 2 घंटे 1 घंटे 40 मिनट का रास्ता बता रहा था और हमारे पास इतना टाइम नहीं था। तो हमने शॉर्ट रास्ता लेने का सोचा। हम नीचे हमने गूगल मैप पे देखा एक नदी दिखाई दे रही थी जो उस मेन नदी से मिल रही थी। हमने सोचा क्यों ना सीधे नदी से चला जाए। हालांकि हमें नदी वाला रास्ता तो नहीं मिला, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा पहले ही एक हाइडल का रास्ता मिल गया जो ठीक उसी तरफ जा रहा था। बीच में हाइडल के कुछ पॉन्ड जैसे बने हुए थे जहाँ से नदी का ही पानी डाइवर्ट कर रहे थे जिससे बिजली बनती है। एक बिल्कुल खड़ा रास्ता हमें मिला जिसमें लगातार सीढ़ियाँ थी नीचे तक। जब तक हम झरने पर पहुँचे वहाँ तक सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ थी। यहाँ उसकी आवाज आ रही है, हिरन के बच्चे की। हिरन हिरन, हाँ। पूरा रास्ता। रास्ते में हमने देखा 3 पेन स्टॉक लगे हुए थे जिनमें से एक खाली था और 2 पानी से भरे हुए चल रहे थे, यानी कि 2 से ही बिजली बन रही थी। बहुत देर तक चलते चलते आखिर हमें झरने का थोड़ा सा एक किनारा दिखाई दिया और हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा। सारी सीढ़ियाँ उतरकर हम वहाँ पहुँच चुके थे जहाँ पेन स्टॉक बिजली बना रहे थे, टरबाइन्स लगी हुई थी। और टाइम देखिए, ठीक 1 घंटा हो गया था। ठीक 1 घंटे में हम झरने के पास थे। भाई साहब, अरे यार ब्लर हो गया तो। हमने वहाँ पर एक एंट्री फीस पे की जो कि 40 रुपये पर पर्सन थी। इस झरने की ऊंचाई लगभग 100 मीटर थी और इसका नाम जंग वाटरफॉल के साथ साथ नूरानंग फॉल भी है। नूरानंग इसका नाम क्यों पड़ा है वो भी हम आपको आगे ही बताएंगे। हमें बताया गया कि शाहरुख खान की कोयला फिल्म का एक जो तन्हाई तन्हाई गाना है उसकी शूटिंग यहीं पर हुई थी। सामने एक खूबसूरत सी नदी भी बह रही थी और नदी और झरने का कॉम्बिनेशन बड़ा ही ज़बरदस्त लगता था। झरने के पास हमने एक बोर्ड भी देखा जिस पर जसवंत सिंह रावत जो कि गढ़वाल राइफल से थे उनका नाम भी लिखा हुआ था, जिनकी कहानी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। वापस आते हुए हमें काफ़ी रात हो गई थी तो हमने फिर ड्राइवर को कॉल किया, वो हमें लेने आया। गाड़ी में बैठ के हम वापस गए और अगली ही सुबह हम निकल लिए वापसी की ओर। मौसम बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे थे।
दोस्तों, इस जगह का नाम है जसवंतगढ़। यह नाम पड़ा है एक वीर सिपाही जसवंत सिंह रावत जी के नाम पर, जो कि उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के बाड़ियों गांव के रहने वाले थे। सन 1962 के भारत चीन युद्ध में 300 सैनिकों से अकेले ही लोहा लेते हुए मात्र 21 वर्ष की उम्र में वीरगति को प्राप्त हुए थे। उन्होंने चीनी सैनिकों को लगभग 72 घंटों तक अकेले ही रोक कर रखा हुआ था। इस युद्ध में उनके साथ उनकी 2 प्रेमिकाओं सेला और नूरा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्हीं दोनों प्रेमिकाओं के नाम पर सेला पास और नूरा नाम दोनों जगहों का नामकरण हुआ है। यहाँ पर उनके नाम का एक मंदिर है जिसमें उनके कपड़े, जूते आदि रोज़ इसी तरह तैयार किए जाते हैं जिस तरह किसी सामान्य सिपाही के लिए किया जाता है। ही उनका खाना भी परोसा जाता है। ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्हें आज भी जीवित माना जाता है और कहा जाता है कि वे आज भी देश की सेवा कर रहे हैं। कई सिपाहियों ने उनके होने का अनुभव किया है। यहाँ पर एक फ़ौजियों की कैंटीन भी है जहाँ खाना भी मिलता है और कपड़े वगैरह भी मिलते हैं। मुझे एक जूता पसंद आया था लेकिन पैसे ख़त्म हो गए थे। थोड़ी देर कपड़ों को निहारने के बाद हम आगे बढ़ गए। खत्म है। हमने जैसे ही पहाड़ी क्रॉस की, नीचे उतरते ही कोहरा छा गया, बिल्कुल मौसम बदल गया। रास्ते में हमने गाड़ी रोकी और स्थानीय सामान देखने लगे कि क्या कुछ खरीदने लायक है। तो हमने थोड़ी सी चाय पत्ती खरीदी और थोड़ी सी कीवी खरीदी। कीवी बहुत सस्ती मिल रही थी। अगले दिन एक पहाड़ टूट पड़ा और सड़क दोनों तरफ बंद हो गई। ऊपर और नीचे दोनों तरफ सड़क बंद हो गई, इसलिए हमें काफ़ी एडवेंचर करना पड़ा। जैसे तैसे हमने काम निपटाया और अगले दिन हम कामाख्या स्टेशन की तरफ निकल गए क्योंकि वहाँ से हमारी ट्रेन थी। हम थोड़े से दुखी थे क्योंकि हमें कामाख्या मंदिर दर्शन करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो कामाख्या जंक्शन था, रेलवे स्टेशन था, उसके ऊपर उन्होंने मंदिर के स्वरूप का ही आकार दिया हुआ था। ऐसा लगा जैसे हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हों। फाइनली हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। तभी मेरी नज़र अपने नाखूनों पर पड़ी जो बहुत बड़े हो चुके थे क्योंकि हम बहुत दिन यहाँ रुक चुके थे। फिर ट्रेन मिल गई आखिरकार, बहुत अच्छी सीटें थी। फिर वापसी का सफ़र हमारा शुरू हो गया। इसी के साथ आपको बाय बाय। कुछ फुटेज मैं आपके लिए वर्टिकल के लगा देता हूँ, आप वर्टिकली मोबाइल को रोटेट करके सीनरीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Thank you so much for watching.